हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है नागालैंड में हुई हाल ही में किलिंग्स और आफ्सपा का रिलेशन। कहा जा रहा है कि आफ्सपा ने जो अनब्रिडेड पावर वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को दी हुई है, उसके चलते इस तरह की जो किलिंग्स है वो हुई है। इनफैक्ट आप देखेंगे एक न्यूज़ रिपोर्ट भी आती है और कहती है कि नागालैंड का जो बॉच्ड अप आर्मी ऑपरेशन है उसका फॉल आउट हुआ है। उस फॉल आउट की वजह से एक रिटेलिएशन हुआ है। और रिटेलिएशन में जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें, नागालैंड की बात करें, हम बात करें मेघालय की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि वी हैव ऑलवेज अपोज एफ्सपा एंड इट शुड बी रिपीट। याद रखिएगा, ये वही चीफ मिनिस्टर्स हैं जो एनडीए गवर्नमेंट का पार्ट भी है, करंट बीजेपी गवर्नमेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे कॉनरेड सांगमा जी की भी एक ट्वीट आती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वोटिंग विलेज में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सैडेंड है। हमें रिपील करना पड़ेगा आफ्सपा। जब तक आफ्सपा रिपील नहीं होगा, वापस से नॉर्थ ईस्ट में पीस जो है नहीं आएगा। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि क्यों आफ्सपा को रिपील करने की ज़रूरत है, वेरियस कमीशंस का, कमिटीज़ का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और ऐसे में पार्लियामेंट आगे क्या डिसीजन लेती है। इस तरह की जो किलिंग्स होती हैं उसमें आफ्सपा का क्या रोल रहता है, आफ्सपा ने क्यों अनब्रिल्ड पावर दी है, और आफ्सपा की एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे भी हम नज़र डालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री एफ्सपा की क्या रही है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, और क्यों आज इसे हटाने से काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो जानेंगे सब कुछ, इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, ये एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री की। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो नेशनल आर्मी जो है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, उसने जापानीज सोल्जर्स के साथ एक अलायंस कर लिया था। उस अलायंस की वजह से ईस्टर्न बॉर्डर्स, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जापानीज अटैक्स काफ़ी बढ़ गए थे। ऐसे में लॉर्ड लिंदिंगडो जो थे वो समय वाइसरॉय थे, और उन्होंने इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी। अच्छा, आर्मी को वहाँ स्पेशल पावर्स देने के लिए, या आर्मी के काम को बेहतर बनाने के लिए, या आर्मी को अनब्रिंडल्ड पावर्स देने के लिए उन्होंने एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस पास किया। 1942 का ऑर्डिनेंस ये कहता था कि आर्मी के पास किसी को भी मारने की पावर है, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की पावर है, और अनकंडीशनल पावर है अरेस्ट करने की। इसी के चलते कहा जाता है कि एफ्सपा का जेनेसिस आपको इसी ऑर्डिनेंस में मिलेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या हुआ, इंसर्जेंसी जो है नागालैंड में बढ़ती गई। नॉर्थ ईस्ट में एक काफ़ी ज़्यादा एक एपिसेंटर बन के उभरा नागालैंड, इसलिए 1958 में उसको कंट्रोल करने के लिए आफ्सपा को पास किया गया। उसके बाद पंजाब में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर में, असम में, जगह जगह पे आप देखेंगे आफ्सपा का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। लेकिन हर जगह आफ्सपा में कुछ ना कुछ क्राइसिस रही, आफ्सपा के इम्प्लीमेंटेशन में लेके रिटेलिएशंस रहे। पीस कंट्रोल करने या पीस इंश्योर करने के लिए जो एक्ट आया था उसने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी बढ़ाई। अच्छा, इस एफ्सपा की एक डिबेट भी हुई थी 1950s में, जब इसको असेंबली में पास किया जा रहा था तो एक डिबेट भी हुई थी। डिबेट में ये कहा गया कि जो स्टेट ऑफ आस जो नागालैंड है वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि 1958 में जब डिबेट चल रही थी, जब इसे पास करने की कोशिश की जा रही थी, तो गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत सिंपल मेजर है, मिसगाइडेड नागास को आप रास्ते पे लाएंगे इसी लॉ के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है, वो रास्ते पे तभी आ पाएंगी जब आस्पा जैसा एक्ट इंश्योर करेगा आर्मी के पास स्पेशल पावर्स, और इसी स्पेशल पावर्स के चलते आर्मी जो है अपने पीस ऑपरेशंस को कर पाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन की बात करें या लोकसभा की भी हम बात करें तो लोकसभा में काफ़ी लोग इस बात से चिंतित थे, या फिर कंसेंशुअल, उनको कंसेंट नहीं था इस बात को लेके। वो कह रहे थे कि अगर एफ्सपा आएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है वो बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट का यही कहना था, गवर्नमेंट को यही लगता था कि एफ्सपा प्रॉब्लम्स को रोकेगा। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा एफ्सपा ने प्रॉब्लम्स को रोका, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया भी। तो इसी के चलते जब 1958 में पास हुआ, नागालैंड में इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सेक्शन 3 है वो इस तरह की पावर्स दे देता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर की हेल्प से एक डिक्लेयर्ड डिक्लेयर कर सकती हैं डिस्टर्ब्ड एरिया को। यानी कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, अगर लगता है कि उस एरिया में किसी भी तरह का इंसर्जेंसी है, किसी भी तरह की क्राइसिस है, तो उसे आप डिस्टर्ब एरिया क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार आपने उसको डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर्स जो है वो आर्मी के पास चली जाएंगी। डिस्टर्ब एरिया में नोटिफिकेशन जब आएगा तो वहाँ पे आर्मी जो है वो काम कर सकती है। आर्मी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, आर्मी किसी को भी रोक सकती है, किसी की भी किलिंग कर सकती है। यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इस एक्ट को इन्फोर्स करता है जहाँ जहाँ पे नेसेसरी होता है। तो क्या होता है, स्टेट्स जो हैं वो
गवर्नर को बताती हैं, गवर्नर सेंटर को बताती है और होम मिनिस्ट्री के थ्रू एक नोटिफिकेशन लाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये एरिया जो है अगले 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर रहेगा। जैसे ही सेक्शन 3 में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, वैसे ही सेक्शन 4 में स्पेशल पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के पास चली जाती है। आर्म फोर्सेस वहाँ पे किसी को भी किल कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मियर सस्पिशन, याद रखिएगा कि उनको सबूत भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली यही हुआ अभी नागालैंड में जो हुआ, वहाँ पे एक मियर सस्पिशन था कि सिविलियंस एक ट्रक में जा रहे थे, उन्हें रोका गया, वो रुके नहीं, वो अनआर्म्ड थे, फिर भी उन पे गोलियां चली। तो यही एक इशू है कि यहाँ जो मियर सस्पिशन है ये काफ़ी वाइड टर्म है, किसी को किसी पे भी सस्पिशन हो सकता है, और जब आपके पास पावर है तो फिर आपके जो सस्पिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएटिव हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ यहाँ पे कि सस्पेशन पे काफ़ी लोगों को मार दिया गया। नॉन कमीशन ऑफिसर या कोई भी इक्विवेलेंट रैंक का पर्सन यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकता है, सस्पेशन बिल्ड कर सकता है, और सस्पेशन पे वो किसी को भी विदाउट वारंट मार सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है इस एक्ट की, एक खामी भी है इस एक्ट की, कि कोई भी ऑफिसर नॉन कमीशन रैंक का भी है तो फिर वो किसी पे भी फायरिंग कर सकता है, उसको बस एक वार्निंग देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे यही हुआ, आर्मी मिलिट्री में इनका कहना है कि हमने वार्निंग दी, लोगों को लुटने के लिए कहा, तो वो भागने लगे। हो सकता है वो किसी डर से भाग रहे हो, आर्मी के डर से भाग रहे हो, लेकिन हाँ, उन लोगों ने कोई भी रिटेलिएटरी फायर नहीं किया था। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर जो आर्मी पर्सोनल्स हैं जिन्होंने इस एक्ट के थ्रू इन पावर्स को यूज़ किया है, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है। उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ तो एक पॉलिटिकल मूव आउट बिल्ड हो रहा है, मे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द सैंक्शन दे दे उन लोगों को यहाँ पे प्रोसिक्यूट करने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी किलिंग्स हैं जिस पे आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया है। तो यही कहा जा रहा है एप्सपा में कि जिसको आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाए थे डिस्टर्ब एरियाज में, वहाँ पे पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट पावर है उसने एब्सोल्यूट करप्शन फैला दिया है। तो यही एक रीज़न है कि सस्पेशन के ग्राउंड्स पे लोगों को मारना, सस्पेशन के ग्राउंड्स पे अरेस्ट करना, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी लंबे समय से इसको लेके परेशान है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में अभी एप्सपा की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो असम, नागालैंड, मणिपुर में अगर आप इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया छोड़ दें तो बाकी जगह पे एप्सपा है। चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जो नागालैंड से बॉर्डर लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी देखी गई है, वहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ एक क्राइसिस भी चलती रही, यहाँ पे कुछ एक क्राइसिस हमेशा होती भी रही है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश को भी एप्सपा के, बाकी अरुणाचल प्रदेश को एप्सपा से बाहर रखा गया, बट इन एरियाज को एप्सपा में रखा गया है। अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात करें, तो सेंटर ने वहाँ पे भी पावर ले ली है। अब सेंटर वहाँ पे भी एप्सपा जो है डिक्लेयर कर सकता है। पहले स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से होता था, अब डायरेक्टली सेंटर की हेल्प से हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ पे एक्सपायर लगा था ओवर द टाइम सब जगह रह गया। पंजाब ने जैसे ही क्राइसिस को ख़त्म किया, पंजाब ने विड्रू कर लिया। त्रिपुरा में जैसे ही क्राइसिस 2007-8 में नॉर्मलसी आने लगी, वहाँ विड्रू हो गया। मेघालय में विड्रू हो गया 2018 में। लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक स्टेट जैसे मैंने बताया वहाँ पे एप्सपा है, और डिमांड वही आ रही है कि अब वहाँ पे भी एप्सपा को हटाया जाए। देखो एक चीज़ ये भी आई है कि एप्सपा के लिए क्रिटिसिज्म भी आता है कि एप्सपा क्या लाइसेंस टू किल है, क्या किसी भी आर्मी मैन को, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सन को एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो किसी को भी मार सकते हैं। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं। कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। कई बार आर्मी मैन जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और अननेसेसरी किलिंग्स कर देते हैं। आपको याद होगा एरोम शर्मिला नवंबर 2000 से 2006 लगभग 16 साल तक वो हंगर स्ट्राइक में रही मणिपुर में, सिर्फ इसी के चलते। मणिपुर में एप्सपा के चलते आर्मी ने कुछ पावर्स को मिसयूज़ किया, कुछ किलिंग्स हुई, कुछ अरेस्ट हुए, वो अरेस्टेड लोग आज तक नहीं मिले हैं। तो इसी के चलते मणिपुर इसको काफ़ी ज़्यादा, ये मणिपुर के लोग इसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या इंटरनेशनल, क्या ये सही है? प्रोटेस्ट देखिए अपनी जगह बिल्कुल सही होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि एप्सपा ने उनकी लाइफ में या फिर वहाँ पे लोकल जो उनकी डेली का जो जीवन है, जो उनका जो भी उनका डेली काम करने के तरीके हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा हिंडर किया, क्योंकि वो हर समय आर्मी के एक डर में रहते हैं। अब साथ ही साथ ये कहा जाता है अगर हम इंटरनेशनल लॉज के केस में देखें तो ये एप्सपा हमारा इंटरनेशनल लॉज का भी वायलेशन करता है, यूडीएचआर का वायलेशन करता है, पॉलिटिकल राइट्स का जो हमारा कोवेनेंट है उसका वायलेशन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने एक कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन किया था, उसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया। तो अगर हम उसको रेटिफाई कर लेते हैं तो उसका भी वायलेशन एप्सपा करता है। इसी के साथ साथ अलग अलग कमिटीज़, कमीशन आई, जैसे बीपी जीवन रेड्डी कमीशन आई, उन्होंने भी यही कहा कि एप्सपा को रिपील कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने तो खैर यूएपीए की भी रिपील करने की बात की। उन्होंने एक बात और कही कि एप्सपा के बाद आपको ग्रीवांस सेल सेटअप करने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड है।
लोगों के जो ग्रीवांसेस हैं वो सेंटर तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, और आर्मी अगर पावर को मिसयूज़ कर रही है तो उसके बारे में भी पता चले। साथ ही साथ अगर आप फिफ्थ रिपोर्ट देखेंगे सेकेंड एआरसी की, तो वहाँ पे भी एप्सपा को रिपील करने की बात की गई थी। एआरसी की 2008 की जो रिपोर्ट है वो लगभग अधिकांश रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग पड़ी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसमें एक सजेशन एप्सपा का विड्रॉल भी है। वहीं साथ साथ हम जस्टिस वर्मा कमेटी देखें, हेगड़े कमीशन देखें, तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो अब्यूज़ हो रहे हैं एप्सपा में, इनको एड्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट हेगड़े कमीशन ने तो ये कह दिया है कि बहुत सारे केसेस एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन है, मतलब वहाँ पे जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो पावर्स का मिसयूज़ कर रही है और एक्स्ट्रा जुडिशियल ऐसे ही किसी को भी मार रही है। और ये भी इनफैक्ट पॉइंट आउट किया था कि मणिपुर में तो एप्सपा का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। अब आर्मी से अगर पूछा जाए तो क्या आपको ऐसे लॉ की ज़रूरत है? देखिए, आर्मी भी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ स्पेशल पावर्स चाहिए। अब उन स्पेशल पावर्स के केस में, ऐसे में हम उन पावर्स को यूज़ करके लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर पाते हैं। तो बात यही है कि हाँ, जब आपको कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसी पावर्स होना नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे एक आर्मी को भी सोचना चाहिए कि ये पावर्स किस हद तक वो यूज़ करे। आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करना भी है, आर्मी को खुद भी प्रोटेक्शन चाहिए, आर्मी को प्रोटेक्ट भी करना है, तो ऐसे में पावर्स होना नेसेसरी हो जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे यूज़ करने वाले के ऊपर है। आर्मी भी यही कहती है कि जो इंटीग्रिटी है, जो मॉरल है उस पर्सन का, जो इसको यूज़ कर रही है, जो कमीशन ऑफिसर है, उसकी भी इंटीग्रिटी काफ़ी मैटर करती है कि वो इन पावर्स को कैसे यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि एप्सपा को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये एक अननेसेसरी फ्री हैंड दे देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि फ्लॉड है। सिक्योरिटी फोर्सेस को आप जब जब फ्री हैंड देंगे तो कहीं ना कहीं क्राइसिस आपको दिखेगी। उन्होंने एक पिटीशन को, वो सुन रहे थे एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स की पिटीशन को, और उन्होंने देखा मणिपुर में ऐसे बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं जो जस्टिफाइड नहीं की जा सकती। आर्मी भी उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि क्यों इन लोगों को मारा गया। इसी के चलते इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी मतलब अनब्रिंडल्ड पावर, आपने आर्मी को पावर दे दी जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। तो याद रखिए, पावर के लिए हमेशा एक आंसर बनता है। जब आपको पावर दी जाती है तो आपको उसके लिए आंसरेबल होना पड़ता है, और आर्मी को भी यहाँ पे आंसरेबल होना पड़ेगा कि इस तरह की जो किलिंग्स हुई हैं वो क्यों कोल्ड ब्लडेड हुई, या फिर वो वाकई में एक रीज़न था। तो उस पर अब देखिए, जब एक कमेटी बैठेगी, फाइनली इन्वेस्टिगेशन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, तभी हम बता पाएंगे कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी ये बात देखा है कि हमने बहुत केसेस में देखा है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो आर्मी को मिली हुई है, और आर्मी इसको मिसयूज़ कई बार करती आई है। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए एप्सपा नेसेसरी है, लेकिन एक बैलेंस यूज़ होना, एक बैलेंस वे में उस पावर का यूज़ होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ड्यूटी है, आर्म फोर्सेस की भी ड्यूटी है कि वो उस पावर का मिसयूज़ ना करें, उसका डेलिबरेट मिसयूज़ ना हो, उसका एक जुडिशियल, या फिर हम कहेंगे कि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ उसका यूज़ होना चाहिए। तो कोर्ट भी यही कहता है कि कोई भी पावर हो, अगर आप उसको ड्यू प्रोसेस के साथ यूज़ करते हैं तो वो पावर हमेशा अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन जब आप उसका मिसयूज़ करते हैं तो उसके रिपरकशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो जो इस तरह की किलिंग्स हो रही हैं वो इन्वेस्टिगेटेड हो, ग्रीवांस सेल्स बने, और पावर जो है वो, इस तरह की पावर जो है वो ठीक से यूज़ की जाए। तो ऐसे में आ जाता है कि एप्सपा को कम्प्लीटली हटा दें। देखिए, कम्प्लीटली हटाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी इंसर्जेंसी पूरी तरह से गई नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के मैनर है उसको आप थोड़ा सा इलेबरेट कर दें, इन्वेस्टिगेशन के रूल्स दे दें, ग्रीवांस सेल बना दें। कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का केस आर्मी की तरफ से आता है तो उसका स्टर्न एक्शन होनी चाहिए। जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे लोकल लोगों के साथ बैठ के टाई अप करना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी जो है बढ़ती जा रही है और इसको रोकना ज़रूरी है। इसके अलावा डेवलपमेंट लाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कनेक्टिविटी अगर मेनलैंड इंडिया के साथ बढ़ेगी तो अपने आप ये प्रॉब्लम्स जो इंसर्जेंसी की वो खत्म हो जाएंगी। और जैसे जैसे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी, एफ्सपा रिडंडेंट होता जाएगा। तो जब तक इंसर्जेंसी रहेगी, एस्पा को रखना अपने आप में एक नेसेसिटी बन जाता है, और जैसे ही इंसर्जेंसी खत्म होगी तो एस्पा एक रिडंडेंट एक्ट बन के आ जाएगा और अपने आप रिपील हो जाएगा या उसको कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये डिबेट आपको क्लियर हो गई होगी। हमारे प्राइसेस जो है जितने भी कोर्सेज के वो बढ़ने वाले हैं, आप ज़रूर इनको परचेज़ कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।